Thank you, honorable member. Special mention, माननीय सदस्य श्री इरण कड़ाड़ी, absent. माननीय सदस्य डॉक्टर फौजिया खान. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to speak about children of women prisoners who are an extremely vulnerable group, often denied basic rights, making them susceptible to deprivation and stigma. As on December 31, 2022, 1,537 women prisoners were living with 1,764 children in prisons. Children aged 0 to 6 years are permitted to live with their mothers in prison, an environment inappropriate for their development due to small spaces, lack of education, healthy meals, and immunization, which negatively impacts their mental and physical growth. The NCPCR report reported that 62.5% of prisons had creches within the jail, contrary to Supreme Court guidelines mandating these facilities outside. Children above 6 years are either cared for by relatives or placed in government or voluntary institutions, often encountering financial difficulties, poor nutrition, and vulnerability to illnesses. Ma'am, irregular visits to imprisoned mothers also harm parent-child relationships. A major concern is the invisibility of prisoners' children as a group, with no department or agency collecting data on them. While they can be covered under the Juvenile Justice Act 2015 as children in need of care and protection, they are not explicitly recognized in law and policy. Prison Statistics India should collect detailed data on prisoners' children, and child welfare committees must ensure their proper care and medical provision. Prisons must provide a suitable environment for children with amenities like clothing, healthy meals, health facilities. I request the government that it should establish an independent department focused on crime prevention, probation, and rehabilitation of prisoners and their children, staffed by counselors, social workers, and probation and welfare officers. Thank you very much, ma'am. Thank you. माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार. माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि शाहजहांपुर NH 24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरा, मऊ होते हुए सौरिक तक आगरा एक्सप्रेस वे में 4 लेन के माध्यम से जोड़े जाने से शाहजहांपुर और आगरा की दूरी 3 घंटे की रह जाएगी, जिससे इस क्षेत्र को व्यावसायिक गति मिल जाएगी तथा आम जनता को आगरा एक्सप्रेस वे से NH 24 शाहजहांपुर तक आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग बन जाएगा। शाहजहांपुर तथा आगरा उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शहर तथा पर्यटक केंद्र होने के नाते दोनों शहरों के बीच सुगम मार्ग का होना अति आवश्यक है तथा बीच में फर्रुखाबाद के घटिया घाट पवित्र गंगा नदी आस्था का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु हर अमावस्या तथा पूर्णिमा गंगा स्नान करने जाते हैं, जिससे खराब मार्ग का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु दोनों नगरों को जोड़ने से जनहित में शाहजहांपुर NH 24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरा, मऊ होते हुए सौरिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक 4 लेन बनाने हेतु प्राक्कलन मंगाकर स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करें, जिससे इस पूरे क्षेत्र को व्यावसायिक तथा कृषि कार्य के साथ साथ आम जनता को आने जाने में सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेता. ये धन्यवाद मैडम महोदय। बड़े गर्व की बात है कि हम आदिवासियों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजो कर रखा
और विरासत में अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। महोदय, बस्तर के कोंडागांव जिले केसकाल में भंगाराम देवी का मेला लगता है और यह बड़ा अनोखा होता है। यह मेला आदिवासी विशेषकर गोंड जनजाति के लोगों की आस्था का केंद्र भी है। जिस तरह न्यायाधीश मामले को सुनते हैं और न्याय देते हैं, उसी तरह मेले में भंगाराम देवी की अदालत में सभी देवी देवताओं की पेशी होती है और उनसे पूरे साल के कार्यों का ब्यौरा लेती है। यदि उन लेखा जोखा में किसी देवी देवता की गलती निकलती है तो माता उसे निष्कासित भी कर देती है या उनके कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देती है। मेले में लाखों लोग आते हैं, लेकिन स्थानीय क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि भंगाराम देवी के मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए और क्षेत्र के विकास के लिए अलग से कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्णलाल पवार। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपका ध्यान हरियाणवी साहित्य और लोक कला की दुनिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित लक्ष्मीचंद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सूर्य कवि के रूप में जाने वाले और हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में जाने जाने वाले पंडित लक्ष्मीचंद ने उत्तर भारत की संस्कृति और साहित्य विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। खासकर हरियाणी रागनी और गीत में उनके योगदान के माध्यम से पंडित लक्ष्मीचंद की रचनाएं हरियाणा के लोकाचार और परंपराओं की गहराई से जुड़ी हैं। रागनी की कला में उनकी महारत लोक कविता एक पारंपरिक के रूप में उन्हें भारतीय साहित्य के इतिहास में एक सम्मानित स्थान दिलाया है। उनकी रचनाओं की काव्य प्रतिभा और सांस्कृतिक गहराई ने केवल हरियाणा साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि पीढ़ियों तक इसके संरक्षण और प्रसार को भी सुनिश्चित किया है। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि पंडित लक्ष्मीचंद को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस प्रकार की मान्यता न केवल उनके अद्वितीय योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, बल्कि भावी पीढ़ियों को हमारी भूमि समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को समझने और बनाए रखने में प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर एम थम्बीदुरई एब्सेंट। माननीय सदस्य श्री A.D. सिंह। Thank you, Chairperson Ma'am, for allowing me to speak on this matter. Demand to protect traditional silk handloom weavers in the country, particularly in Varanasi and Bhagalpur. Traditional silk handloom weavers in the country, particularly in eastern UP, Bihar, are facing immense difficulty in keeping their heritage alive. In Varanasi, a community of 3 lakh weavers has dwindled to 40,000. In Bhagalpur, Bihar, 5 years back, there used to be around 2 lakh weavers. But now only 60,000 weavers are there. The business from the place has also come down from 600 crores in 2015 to 150 crores. The Varanasi and Bhagalpur silk is a renowned product of the world, and many weavers have got the government's geographical indication tag in view of the quality and distinctiveness. Banarsi and Bhagalpur silk sari boast a rich heritage that dates back to centuries. Crafted by skilled artisans using traditional techniques passed down through generations, the saris embody the cultural essence of the regions. In view of the rising cost of the yarn and low demand, the handloom silk industry is dying. The traditional weavers in many places who had worked for generations are opting for some other occupation for their livelihood. The older weavers have become construction workers or rickshaw pullers, where their young ones are opting for call centers and security service as they don't find weaving profitable. Ministry's help through the National Handloom Development Program is not enough to sustain the handloom silk industry. These weavers need incentives, subsidies, and continuous work. Traditional skill is our heritage and culture, which need to be protected. I urge upon the government to take necessary action. Thank you. माननीय सदस्य श्री नारायण दास गुप्ता।
Thank you, ma'am, for giving this opportunity to present my special mention. The concerns over farming losing to be a source of subsistence. In our country, farming, once the cornerstone of the economy and livelihood for millions, is facing crisis of sustainability and viability. Over recent decades, there has been a significant exodus from agriculture, with millions of farmers leaving the sector annually. This shift is driven by several interlinked factors that threatens the economic, social, and environmental fabric of Indian agriculture. Socially, farmer distress is evident in high rates of indebtedness and suicides. Despite government interventions like subsidies and loan waivers, these measures have often fallen short of addressing the systemic issues driving farmers' hardship. Farmers are now facing the ever-increasing cost of harvesting inputs like high cost of good quality of seeds, fertilizers, higher rates of electricity, power, etc. In cases of crop damages due to vagaries of nature, compensation given to farmers is negligible in comparison to the input costs incurred on cultivation of crops. To address these complex challenges, comprehensive reforms are essential. This includes strengthening the MSPs, ensuring fair market access, promoting sustainable farming practices like organic farming and crop diversification, and investing in rural infrastructure, technological advancement in precision farming and digital platform can also empower farmers with real-time information and resource optimization tools. I urge the government policies must focus on revitalizing agriculture as a sustainable and lucrative livelihood option by supporting smallholder farmers, promoting diversified crops, and enhancing market transparency. We can reclaim our agricultural heritage while ensuring food security and economic stability by millions of dependent on farming. I urge the government to take concrete measures in this regard. Thank you very much, Madam. माननीय सदस्य श्री साकेत गोखले एब्सेंट. माननीय सदस्य श्रीमती संगीता यादव. माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ. मैं आपका ध्यान ग्रामीण और कस्बों में भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ. हमारे देश में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर आज भी चिंताजनक रूप से कम है, जो न केवल महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती है बल्कि परिवार की आय और कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को श्रम शक्ति में शामिल करने से न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत होगी. इसके लिए आवश्यक है कि सरकार महिला केंद्रित नीतियों और कार्यक्रमों को और प्रोत्साहित करे, जैसे कि कौशल विकास प्रशिक्षण, महिला उद्यमिता को बढ़ावा दें और सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल का निर्माण करें. इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन भी आवश्यक है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और आत्मविश्वास के साथ आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें. महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने से परिवार की आय में वृद्धि होगी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा और समग्र रूप से समाज के विकास में तेजी आएगी. अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठावें. धन्यवाद. Thank you. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 29th July 2024. Thank you.